अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक। उसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। ज़रा सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो हामिद मीर साहब के साथ जरदारी साहब की बैठक हुई, इंटरव्यू हुआ और उसमें जरदारी साहब ने बड़ी बातें की हैं। उसमें से एक इलेक्शन से मुतल्लिक जो उन्होंने खुसूसी तौर पर बात की है उसके ऊपर हमने अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेनी है, क्योंकि आजकल सारा का सारा जो मसला है वो यही बना हुआ है कि इलेक्शंस दो सूबों में अगर अलग अलग होते हैं तो फिर आगे मामला किस तरह से चल सकते हैं। क्या एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? जरदारी साहब ने इससे मुतल्लिक क्या कहा है, ज़रा पहले वो देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर एक दिन पे इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, दैट इज़ अ टोटल, वो दूसरी स्टोरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। मगर अगर पंजाब में आप 4 महीने पहले इलेक्शन करा के, और पंजाब की हेजमनी और ये नहीं है आज ये पॉपुलर होगा, कोई और होगा, कभी कोई और होगा। आज पीपल्स पार्टी पॉपुलर है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम पॉपुलर होंगे, उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक ज़माने में आपको याद होगा कि MNA की इलेक्शन पहले होती थी, उसके बाद MPA की इलेक्शंस होती थी। उस पर फिर इश्यूज बने कि ये MNA जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जीतने के बाद MPS की इलेक्शन का, तो वो आपने शिफ्ट ख़त्म कर दी। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो होता गया, एवोल्यूशन आता गया, आप इस पे पहुंच गए कि वो होंगे इंटरिम गवर्नमेंट होगी। जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उन्होंने कहा है 1 डे इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक दिन के अंदर होने चाहिए। फिर उन्होंने इसकी रीज़निंग भी बताई। उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में एक दिन जो इलेक्शंस हैं वो आइन के मुताबिक हैं। एक ज़माने में हुआ करते थे अलग अलग, MNAs का इलेक्शन पहले हो जाता था, फिर सूबाई इलेक्शंस होते थे, लेकिन जैसे जैसे जमहूरियत और आइन में इर्तिका होती गई, यानी एवोल्यूशन होती गई, तो पूरे मुल्क में इलेक्शंस एक साथ होने लगे और इसके ऊपर कंसेंसस हुआ। जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं और उसकी वजाहत दे रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी मैं राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी, क्योंकि जरदारी साहब ने माजी का हवाला दिया है, तारीख़ का हवाला दिया है, कहा है होते थे एक ज़माने में ऐसे, लेकिन उसके बाद हमने ये सीखा है, एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ तो हमने ये सीखा है कि जी एक साथ होने चाहिए इलेक्शंस। ठीक कह रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि सबसे पहले आज कराची में जिस अंदाज में, ये नहीं कि किसी भी सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार, अगर उनके खिलाफ FIR है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आप अली ज़ैदी साहब की बात कर रहे हैं, अली ज़ैदी साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप गिरफ्तार करते हैं हमारे यहाँ, उसमें जो ह्यूमिलिएशन का फैक्टर है कि एक तो वो गिरफ्तार करना, इनको अली ज़ैदी को नहीं, कल शायद अली ज़ैदी को भी कोर्ट में पेश किया जाए तो मुंह पे कपड़ा डाल के, ये जो बिल्कुल आमराना अंदाज जो है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, इनको इस हवाले से ज़रूर। सर वैसे चार्जेस क्या अली ज़ैदी साहब पर, क्योंकि इससे मुतालिक अभी पता नहीं चल सका? इसके अली ज़ैदी साहब पे जो अभी इत्तलात आ रही हैं वो ये कि कोई प्राइवेट कंप्लेंट है, अच्छा, और जिसका ताल्लुक गालबन प्रॉपर्टी से है। अब अगर फ़र्ज़ करें ये दुरुस्त है, तब भी उस पे भी आप जिस तरह जो वीडियो चल रही है, जो फुटेज आ रही है, वो किसी भी तरीके से जो है उसको आपको उसके ऊपर रिजर्वेशन है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो तरीका काबिल गलत है। आप गिरफ्तार करें, बिल्कुल गिरफ्तार करें, FIR है, वारंट लेके जाएं, गिरफ्तार करें। सर ये सारे मामलात की जड़ इस वक्त इलेक्शंस बने हुए हैं। जरदारी साहब, सारे मामलात की जड़ इलेक्शन तो नहीं है। देखिए मसला ये कि सारी जो गवर्नमेंट, अब जरदारी साहब भी कल जो उनका मैंने इंटरव्यू जो उन्होंने दिया उसमें बहुत सी बातें की उन्होंने। एक ये बात थी जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये बात की कि अक्टूबर से ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए डेट, और जो लोग अक्टूबर से आगे जाने की बात कर रहे हैं वो फुलिश हैं, वो जो है वो उनकी सोच महदूद है। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें थीं। अब मसला ये है कि इलेक्शन एक रोज़ होने के सिलसिले में जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की गई थी, एक तो इमरान खान साहब ने तहलील की और उनके सामने टारगेट ये था कि शायद जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। हालांकि अजीब सूरत हाल थी, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब उसमें मीटिंग पॉइंट क्या हो सकता है जो जरदारी साहब की बात से है कि जी
कुछ इमरान खान पीछे आएँ, कुछ हम आगे जाएं और बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन उसके साथ ही उनके इंटरव्यू में जो बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे तासुर ये मिला कि शायद नेगोशिएशंस मुमकिन नज़र नहीं आ रही हैं। जो इमरान खान साहब के पास एक फॉर्मूला गया, उसके तहत वो अक्टूबर में एक दिन इलेक्शंस का आइडिया, एक दिन देखें, हर 2 सूरतों में, जब एक दिन इलेक्शन नहीं होते थे तब भी धांधलियों के इल्ज़ाम लगते थे, जब एक दिन इलेक्शन होते हैं तब भी धांधलियों के। अभी आप मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, ठीक है, कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तो खुद जरदारी साहब ने कहा था कि वो आरोस का। तो आपको जरदारी साहब की बात नहीं समझ आई? नहीं, सही नहीं कह रहे। नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक वक्त में इलेक्शन हो, अबूरी हुकूमत इलेक्शन कराए, या कोई पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं ख़त्म होगी, पाकिस्तान में जब तक सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में जब तक हुकूमतें बनाने और तोड़ने का, ख़त्म करने का सिलसिला नहीं ख़त्म होगा, आप इससे भी बहुत बेहतर कोई निज़ाम ले आएं, ये निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है ना, दूसरे अल्फाज में आपने कह दिया जरदारी साहब जो मौक़िफ़ दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल साबित हुआ है ना, इतने सालों में साबित हुआ है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। नियाजी साहब देखिए जी, जो कल इंटरव्यू देखा है, पहले तो मैं हामिद मीर साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू। जरदारी साहब वैसे इंटरव्यू अच्छा देते हैं और चूंकि स्ट्रेट बातें करते हैं, अल्फाज नहीं चबाते, तो बहुत कुछ उन्होंने वाज़ेह तौर पे किया, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते और वही वेरी क्लियर हेडेड। मैंने उन लोगों को भी अप्रिशिएट करते देखा है जो कि पीपल्स पार्टी से बहुत जो है उनको जो जिसको कहना चाहिए उनके हक में नहीं है। दूसरी बात यह है कि आखिरी दफा शायद 2 दफा जो इलेक्शन हुए थे वो 1985 हुए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद यानी कि 3 दिन बाद जो है सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता था, लेकिन उसके अंदर जो जरदारी साहब ने बात की, ये किया कि बिल्कुल सही किया कि नेशनल असेंबली के जो रिजल्ट थे ना, वो उनका असर उनके ऊपर बहुत पड़ता था। मतलब आप जिस जावी से कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस जावी से जरदारी साहब ने क्या, उसने कहा कि नेशनल असेंबली का जो इम्पैक्ट पड़ता था वो थोड़ा बहुत 8-10% सीट्स को अपसेट कर देता था। यानी कि जब इलेक्शन उसी दिन हुए तो बहुत जगह पे एमएनए उस पार्टी का जीत गया है, एमपीएस हार गए हैं। ये उस वक्त शायद इतना नहीं होता था जिस तरह 7 दिसंबर 1970 में नेशनल असेंबली के हुए और 10 दिसंबर 1970 को प्रोविंशियल हुए, या इस तरीके से जब मार्च 1977 में भुट्टो साहब ने करवाया इलेक्शन। अब क्राइसिस ये है कि मैं बीबी यहाँ बात बहुत एक सीरियस करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसी तनाजर में मेरा ख्याल है कि हमारे पास वो एडवांटेज चला गया। ये एडवांटेज हमारे पास कई महीने से नहीं था इलेक्शन कराने का। मैं ये इसको एक बड़े कैनवस पे ले रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल ग्राउंड पे आ गई है, जिस तरीके से सियासी लड़ाई का अड्डा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्ट होके, और मैंने ये देखा है कि पूरा एक यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पड़ोसी भारत का मीडिया है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इन्होंने हमारे बहुत सारे इदारों को मार्जिनलाइज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस कंट्रोवर्सी है कि 3 जजेस हैं या उनके साथ 8 जजेस हैं या 7 जजेस हैं, लेकिन ये तो वादे पता चल गया ना कि वहाँ ग्रुपिंग है, फिर लड़ाई मार कुटाई की या व्हाटएवर जो प्रोपेगेंडा आया, पूरे मुल्क जो है एक अजीबो गरीब शशपान के अंदर है। ये इलेक्शन का माहौल नहीं है। आज पीओएस पार्टी के तो बहुत साल बाद जिन्होंने वादा पीओएस पार्टी का ओढ़े हुआ था, लेकिन हमेशा से वो एजेंसीज का खेल खेलते रहे थे। जिस तरीके मीडिया में बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ एजेंसीज के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, और उसके बाद आज जो है वो सब हो वो एजेंसी से नाला है या कोई और गेम हो रही है। उन्होंने आज कहा है कि हम जस्टिस उमर बंजाल साहब के लिए कन्वेंशन कर रहे हैं। ये वो चीजें जो क्लैश तसादुम नाजिल जा रही है, बल्कि सर इसके ऊपर आप जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं उसके ऊपर मैंने जरा तफसीलन बात करनी है अगले सवाल के अंदर। हालांकि मैं नियाज़ी साहब 93 में आखिरी मर्तबा एनए और पीए के इलेक्शन अलग अलग हुए थे। मेरा ये 93 में होगा, लेकिन मेरा आखिरी बात है कि मैं यहाँ पे जमहूरियत को एस्टेब्लिशमेंट बताता रहा हूँ
मेरी बात ज़हन में रखिए, उसको नोट कर लें जी। आज मैं एस्टेब्लिशमेंट को जमहूरियत से बिताने के लिए जो है ना, मैंने इससे यकसू हो गया हूं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जमहूरियत से खतरा है। वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है, ये मैं आपके इलेक्शन के तनाजुर में बात कर रहा हूं कि आज एस्टेब्लिशमेंट को इस जमहूरियत से बिताने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जमहूरियत एस्टेब्लिशमेंट को एनाइलेट करने वाली है। जो मैं इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स को देखता हूं या जो जियो पॉलिटिक्स को देखता हूं, उस तनाजुर में पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक दौर में जा चुका है। 1970 का मैंने आपकी प्रोग्राम में कई दफा कहा। मैं जरा चाहती हूं इसके ऊपर हम आगे जाके तफसील से बात करें, एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ऑब्जर्वेशन न्याजी साहब की बड़ी रेलेवेंट है भट्टी साहब कि अगर किसी भी एक असम्बली का रिजल्ट आ जाता है तो वो लामहला दूसरी असम्बली के ऊपर फिर उसका असर होगा। मैडम शेख, अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपनी किस्मत की बात है कि नवाज शरीफ साहब उम्रा फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब मुकदमे भुगता रहे हैं, जरदारी साहब इंटरव्यू फरमा रहे हैं, मौलाना साहब हल्की हल्की मौसीकी पर धमकियां फरमा रहे हैं। हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो चारा डालोगे तो खा लेंगे। अदालती मार्शल लॉ है, या भूल गए, अदालती नहीं, पार्लियामेंट मार्शल लॉ लग गया है। अच्छा, और ये सारे ये फरमा रहे हैं जबकि हम जैसे लोग रमज़ान मुबारक की पुरमुबारक घड़ियों में इफ्तारी के फ़ौरन बाद पकौड़ों और समोसों और खजूरों की बजाय जरदारी साहब के फरमुदात पर तबसरे फरमा रहे हैं। अच्छा। मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल में फ़र्क है यार भाईजान। ये फ़िक्रे अब पुराने हो गए हैं, घिस पिट गए हैं। जमहूरियत ख़तरे में है, फेडरेशन ख़तरे में है, सिंध कार्ड, भुट्टो साहब की कुर्बानी। आपकी पूरी ज़िंदगी में इतने मुकदमे नहीं बने होंगे जितने एक साल में इमरान खान पर बन चुके हैं। तो अब बस कर दें, अब इससे निकलें आगे। छोड़ें फालूदे वाले बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, 35 अरब के जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, चीन से 2 गाड़ियाँ, छोड़ें वो सारा कुछ छोड़ें। और छोड़ें कि मौलवी नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नासूर है, इसको अगर इस बार माफ़ किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। छोड़ दें ये सारी बातें। अच्छा, सिंध में आज सिंध पूरा आपके पास है, बेटा वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रहा है। सब बंदे आपने भुगता लिए हैं, एडजस्ट कर लिए हैं इस 85, 86, 87 रुकनी काबीना में। खोए मलाई खा रहे हैं आप, मौजें लगी हुई हैं। और क्या चाहिए सर? हाँ, ये शुक्र करें पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको मिला, और हम भी शुक्र करते हैं हमें आप जैसे मिले। अच्छा, मुझ पर इल्ज़ामात गलत है, इमरान खान पर इल्ज़ामात ठीक है। मैं सुबहान अल्लाह इस पर कह सकता हूँ, रमज़ानुल मुबारक है। मैडम शेख, एक आइडिया है कि और हमारे दोस्त कुछ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर रही है, इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। मैडम शेख, कभी आपने देखा है कि पार्लियामेंट आइन को रीराइट करे, और वो भी आइन के मुकाबले में आइन को रीराइट करे? कानून साजी, आइन साजी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन जिस तरह सात करारदादें आई हैं खैर से, और जिस तरह ये नए रास्ते बना रहे हैं, नई रवायतों को जन्म दे रहे हैं। पार्लियामेंट तो आइन को भी रीराइट कर सकती है, पार्लियामेंट का ही इख्तियार है सर। वो आइन सर आपने फिक्रा नहीं सुना, आपने फिक्रा नहीं सुना, आपने फिक्रा नहीं सुना, आपने फिक्रा नहीं सुना, दोबारा सुना दे फिक्रा। आपने फिक्रा नहीं सुना, आपने फिक्रा नहीं सुना। मैंने कहा है पार्लियामेंट को आइन साजी का हक है, पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये सारा कुछ कहा। और अब तो मैंने लेकिन ये जो जिस तरह आइन के मुकाबले में पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया गया, जिस तरह करारदादें गैर जिनकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं वो निकल रही हैं हुक्मरान इत्तेहाद ने। मैडम शेख, अच्छा। पीडीएम ने, जरदारी साहब ने, मौलाना साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने खड़ा किया। अच्छा, फिर ये जो नए रास्ते बना रहे हैं, नई रवायतों को जन्म दे रहे हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ये इनको वापस आएंगे मैडम शेख। ये आज मैं मान लेता हूं पीडीएम जीत जाएगी, इमरान खान हार जाएगा, आइन हार जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हार जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, अगर आप नहीं देना चाहते फिर मैं ये सारी डिस्कशन अगले सवाल में करूंगी। जरदारी साहब ने एक सजेशन दिया है, मैं कह रहा हूं एक लम्हे में वापस आ रहा हूं, एक लम्हा दे तो सही। मैडम शेख, आप क्यों कर रही हैं कोई थोड़ा? अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो रास्ते बना रहे हैं, ये रास्ते ठीक नहीं हैं इस मुल्क के लिए।
और दूसरी बात मैडम शेख के जरदारी साहब का मौक़िफ़ किस तरह दुरुस्त हो सकता है? ठीक है, क्या जरदारी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ? क्या आइन भी भुट्टो साहब ने बनाया था और इनके आबाओ अजदाद ने बनाया था? अगर असम्बलियां पहले टूट जाती हैं तो फिर उसका क्या किया जाए? यानी फिर वो या तो एक कानून साजी कर लें, फिर आइन साजी कर लें कि 90 दिन नहीं होंगे, जब भी कोई असम्बली टूटेगी इलेक्शन एक वक्त में होंगे। ठीक है, आप क्योंकि भाग रहे हैं, आपको हारने का खतरा है और आपके पास इस वक्त वोटर की कमी है। गो के आपने तो जो बात की है, लेकिन उससे एक पॉइंट बड़ा रेलेवेंट निकला है, वो ये भी है कि क्या हमें इस चीज़ के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो तरीक़ाकार है, असम्बलियाँ टूटने का जो तरीक़ाकार है, उसको भी रिवाइज़ किया जाए, उसको भी रिविजिट किया जाए कि कोई उसमें प्री रिक्विजिट्स डाले जाएँ। इतना आसान ना हो कि बस गवर्नर साहब ने CM साहब ने लिख दिया तो टूट गई, उससे पहले काफ़ी शराइत होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। दूसरी ये कि CM भी जब कहते हैं ना जी, तो वो डेफिनेटली अपनी पार्टी से तो कंसल्ट करता है ना, ठीक है उसमें। लेकिन एक क्राइसिस, उन्होंने एक क्राइसिस खड़ा करना था, वो खड़ा कर दिया इमरान खान ने, एक क्राइसिस खड़ा। अब आपने उसके बदले में एन मुमकिन है कि आप उस वक्त इंगेज करते इमरान खान को, बातचीत करते, उसके उस तहलील के फैसले को मैं दुरुस्त नहीं समझता। तो उन्होंने जो तहलील का फैसला, एक मिनट, हम नहीं, I'll come back to that. Sir, I'll come back. ये सुप्रीम कोर्ट को आईन बनाई है, पार्लियामेंट ने दी है। मुझे एक ब्रिटिश बहुत बड़े पॉलिटिशियन, उसका स्टेटमेंट है, उन्हें नाम नहीं याद आ रहा, उसने कहा था कि जहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसने कहा पार्लियामेंट अगर ये फैसला कर ले कि जो जिनके सरों में बाल नहीं है उनको जो उनका जेंडर डिक्लेयर अलग होगा तो हमें 32वीं से मानना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट जो आपका आइन जो है एम्पावर कहता है जी, अल्लाह के बाद जो है ताकत का चश्मा अवाम है, अवाम रूल करेंगे थ्रू पार्लियामेंट। ओके, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये बताया गया कि ये आइन बना के दे दी। सर एक मिनट, मुझे बेनजीर की राय लेने दें। ठीक है, न्यायी साहब जो भट्टी साहब रुक जाए। नो भट्टी साहब, नो भट्टी साहब रुकिएगा, भट्टी साहब रुकिएगा। आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन बेनजीर की बात पहले होगी। बेनजीर, आप इस मामले के ऊपर राय दीजिएगा। जो जरदारी साहब कहते हैं 1 डे इलेक्शन। अलीना, मैं जरदारी साहब की इस बात से वैसे इत्तेफाक नहीं करती कि उन्होंने 2 वजूहात दी हैं एक दिन इलेक्शन कराने की। एक तो उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आइन तो इजाज़त देता है कि मुख्तलिफ दिनों में असम्बलियों के मुख्तलिफ इलेक्शंस हो सकते हैं, बल्कि 18वीं तरमीम ने ये हक दिया है। वरना तो इस तरह जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी असम्बली तहलील ही नहीं कर सकते वज़ीर आज़म से पूछे बगैर कि वो डिसॉल्व करें या ना करें। दूसरी जो उन्होंने वजह दी है वो उन्होंने कहा है कि जो MNAs हैं इस तरह वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या MPs जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को। लेकिन उन्होंने अपनी ही इस इंटरव्यू में बाद में ये भी बात की कि बहुत से ऐसे दुनिया में ममालिक हैं जहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट होती भी नहीं है और वही गवर्नमेंट होती है, वही बैठी रहती है, उसके अंडर इलेक्शंस होते हैं। जैसे इंडिया में तो बहुत दिनों तक इलेक्शन चलते रहते हैं। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती, बल्कि हमारे मुल्क में तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी तब हो रहे होते हैं जब एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है एक प्रोविंस के अंदर, तो वो भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की, अब देखिए अगर पीपल्स पार्टी और हुकूमत चाहती है कि एक ही दिन पे इलेक्शन है तो उसका अब एक ही रास्ता है कि आप PTI के साथ बैठे और फिर आइन में कोई तरमीम करें। अब यहाँ पे उन्होंने उनकी सजेशन तो बहुत अच्छी है कि PTI के साथ हमें बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जैसे अलीना मैंने पिछले हफ्ते कहा, मैं दोबारा कहूंगी, मुझे नहीं लगता कि PTI सीरियस है हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए। पिछले हफ्ते हमने बात की कि असद कैसर साहब ने आदिल शाहजेब से कहा कि हम हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं और आइन में तरमीम करना चाहते हैं। उसके 3 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आए आदिल शाहजेब के शो पे और उन्होंने कहा कि जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं वो पार्टी की पॉलिसी ही नहीं है, हम तो इस इशू पे बात ही नहीं करना चाहते, ये 90 दिन का मामला तो सेटल्ड है, हमारे तो हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हाँ, अगर हम बात करेंगे तो हम इस चीज पे बात जरूर कर सकते हैं कि नेशनल असेंबली को कब तहलील किया जाए, सिंध असेंबली को कब तहलील किया जाए, बलोचिस्तान असेंबली को कब तहलील किया जाए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं, उनकी तरफ से बयान आया था कि इस्टेब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और फिर हम बैठे और फिर बातचीत हो। तो इन बयानात से अलीना ये लगता है कि PTI सिर्फ अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है राब्ता वो बहाल करना चाहती है, हुकूमत के साथ वो बैठने के लिए और इस इशू पे स्पेसिफिकली इस इशू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी बात मैं जरूर करना चाहूंगी लीना, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे था जरदारी साहब के इंटरव्यू में से वो था जो उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने जब वो चीफ अवामी स्टाफ थे तो उन्होंने हामिद मीर साहब से ये कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं मुल्क में 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं एक
इलेक्टेड वजीर आजम से इस्तीफा ले सकता हूं अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लें। अलीना, ये आपको बताता है कि हमारे मुल्क के जो इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो अपने आप को आईन और कानून से अबव द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन समझते थे। अब तक बाजवा साहब जो है वो बहुत से इंटरव्यूज दे चुके हैं और एक बड़ी लंबी उन्होंने अपनी चार्जशीट अपने खिलाफ बना दी है। मैं उस दिन सोच रही थी कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों सहाफियों से बात करते हैं और एक लंबी अपनी खिलाफ चार्जशीट जिसमें वो बड़े खुल के कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक जो मेरा दिल चाह रहा था मैंने किया। इसलिए अलीना, क्योंकि बाजवा साहब को पता है कि इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनका एहतसाब करे, उनको अकाउंटेबल ठहराए। अच्छा बेनजीर, मुझे क्विकली पॉइंट नोटेड, अब मुझे क्विकली एक चीज का जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने जब ये कहा कि जरदारी साहब कहते हैं कि बाकी मुल्कों में भी इस तरह से होता है कि इलेक्शंस होते हैं अलग अलग असेंबलीज के। एक मिनट न्याजी साहब माजरत के साथ 69 को जिसमें कहा गया कि इलेक्शन एक ही दिन में होंगे, ये इलेक्शन एक्ट आपका 69, ये भी मैं देख रहा था, उसमें कहते दोनों इलेक्शन एक दिन होंगे। तो ये बहुत सारी इसके अंदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुल्हाड़ा नहीं चलाया जा सकता, जैसे कि कुल्हाड़ा चलाने की कोशिश की जा रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं इसको आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। बेनजीर, एक चीज़ वाजे कर दीजिएगा, जब आप ये कहती हैं कि जरदारी साहब ये बात कह के अपने स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जी इंडिया में या बाकी ममालिक में भी तो देखें इलेक्शंस अलग अलग होते हैं और वहाँ पर हुकूमतें रहती हैं, बट एक चीज़ है वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो भी अथॉरिटी होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, बट स्टिल क्या ये बात ये केस मज़ीद स्ट्रांग नहीं करती या इस दलील को मज़ीद स्ट्रांग नहीं करती कि अगर यहाँ पर अलग अलग होते हैं इलेक्शंस, अगर होते हैं एक असेंबली का रिजल्ट आ जाता है और फिर दूसरी असेंबली का नहीं आया होता और बाद में इलेक्शंस होते हैं, तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा उसका? अलीना, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ये पूछती हूँ कि पंजाब में केयर टेकर हुकूमत है इस वक्त, उसके 90 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं उनकी आईनी क्या हैसियत है? क्या उनको 6 महीने आगे बैठना चाहिए? एक ऐसी हुकूमत जो एक तो कंट्रोवर्शियल भी है और जिसका आईन में जिनकी अभी इस वक्त कोई आईनी हैसियत भी नहीं है, तो क्या उनको 6 महीने बैठना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि हमें ये डर है कि कुछ वोटर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे अगर एक हुकूमत होगी यहाँ पे? लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब उससे भी अहम जो हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने एक मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा है कि 1 डे इलेक्शन, सेम दिन के ऊपर, एक ही दिन के ऊपर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में इलेक्शंस होने चाहिए। प्रिंसिपली ये स्टांस कितना सही है? क्या मौजूदा हालात में, जैसे कि जरदारी साहब तारीख का हवाला देते हुए कहते हैं कि जी ये ऐसा होना चाहिए वरना बाकी असम्बलीज़ के इलेक्शंस मुतासर होंगे, और फिर हमारे तजियाकार भी इसके ऊपर राय दे रहे हैं। एक कानून का हवाला भी दिया गया इलेक्शन एक्ट का, उसके ऊपर भी जाके ज़रा आगे वजाहत देते हैं। बट बेनजीर, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले डिस्कशन छोड़ी थी, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर और उसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि हम अक्सर जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं सूबों के स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर जाकर वोटर्स से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे या आपका झुकाव किसकी तरफ होगा, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि जी जिसकी विफाक में जमात होगी या जिसके पास पैसों का इख्तियार होगा कंट्रोल करने का, हम उसको देंगे। तो ये तो प्रूव करता है कि जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं उसमें बड़ा वजन है। बिल्कुल ठीक है अलीना, देखिए प्रिंसिपली तो मेरा भी इसमें ये मौक़िफ़ है कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका खर्चा कम होता है। अगर आपके 2 अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो आपका डबल खर्चा होगा। लेकिन जरदारी साहब जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो मैंने इसका हवाला दिया, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है ये कि आप एक ही दिन इलेक्शन कराएं, और ये मेरे ख्याल से इनएक्यूरेट बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको इजाज़त देता है कि आप मुख्तलिफ दिनों पे इलेक्शन करा सकते हैं, पंजाब असेंबली के और नेशनल असेंबली के। तो अगर आपने एक दिन में इलेक्शन कराना है तो जैसे मैंने कहा आपको फिर उसका एक तरीका ये है कि आप पीटीआई के साथ बैठें और आइन में तरमीम करें और फिर एक दिन में इलेक्शन करा लें। लेकिन इस वक्त तो इजाजत है कि आप अलग अलग इलेक्शन कराएं। जो न्याजी साहब बात कर रहे थे सेक्शन 69 इलेक्शन एक्ट की, उसमें लिखा हुआ है द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर द जनरल असेंबली ऑफ एन असेंबली ऑन द सेम डे। मतलब एक असेंबली, चाहे वो पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, उसके इलेक्शंस जो है वो एक दिन में करेंगे। अब फिर से ये है हमारा लॉ, इलेक्शन एक्ट, हमारे आइन अगर इजाजत देता है तो वो तो सुपरसीड करता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये वाकई में हुकूमत का मौक़िफ़ था
तो आपको ये इशू लेके जाना चाहिए था अदालत में, और आपने अदालत में जाके ये कहना चाहिए था कि अब हम इसके बारे में क्या करें, क्योंकि जब नेशनल असेंबली में इलेक्शंस होंगे, और यहाँ पे हमने शो पे भी से बात की थी, तो तब एक सिटिंग गवर्नमेंट होगी जो इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन ये बात नहीं हुई। ये बात अदालत में जाके बात हुई, फाइनेंसेस पे अदालत में जाके बात हुई। बट एक चीज जरा वाजे कर दूं, क्योंकि हम सेक्शन 69 को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक अगला पार्ट भी है। एक सेकंड, सॉरी, ये कानूनी वजाहत बड़ी जरूरी है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सेक्शन 69 में लिखा हुआ है कि सूबाई असम्बली से मुतालिक, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में जुमला, और वो कुछ इस तरह से जाता है कि द कमिश्नर शैल होल्ड पोल्स फॉर अ जनरल इलेक्शन ऑफ एन असेंबली ऑन द सेम डे एंड मे, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक जो न्यायी साहब रेफर कर रहे थे, and may simultaneously hold the polls for national assembly seats and the provincial assembly seats। मतलब उन्होंने may का इस्तेमाल किया है लफ्ज़। अगर चाहें तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस एक दिन करवा सकते, तो गुंजाइश है। असल देखिए, असल इशू ये है ही नहीं। हाँ। असल इशू ये है कि एक इलेक्शन हो रहा है, एक इलेक्शन, एक असेंबली तहलील हुई, उसका इलेक्शन हो रहा है। सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन से भाग क्यों रही है? इलेक्शन हो रहा है, आप इलेक्शन नहीं, बात सुने जी। मसला ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि अगर ये पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो आप हार जाएंगे। क्यों ये अज्यूम कर रहे हैं आप कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे? अब पूरा जो तासुर बन रहा है, वो तासुर ये बन रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये नहीं बन रहा तासुर कि आप एक दिन में इलेक्शन चाह रहे हैं, क्योंकि देखें पहले भी पीडीएम नहीं कहा था ना कि भाई अगर आपने इंतखाबात कराने, अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करके देख लो, कर दी डिसॉल्व, आप भी डिसॉल्व कर देते। आप उनके उस ट्रैप में आते ही नहीं। बट सर, क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि अगर आज इलेक्शंस हो जाते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेना, आज इलेक्शंस हो जाते हैं और फिर कल को आ जाती है लेट्स से पीडीएम की हुकूमत या किसी की भी हुकूमत, कल को वो अपनी जिद में आके असेंबली तहलील कर देते हैं। ये बिल्कुल उसूली तौर पे बात दुरुस्त है कि इससे आपका मसला हल नहीं होगा और पेचीदा होगा। एग्जैक्टली। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर ये तो आप बल्कि उसको आर्गुमेंट को कह रहे हैं कि नहीं अलीना, यहाँ मसला ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कैटेगोरिकल है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आप उस आर्गुमेंट में जो हम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट है जो पार्लियामेंट में होना चाहिए कि आप इसका प्रिंसिपल डिबेट ये नहीं हो सकता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो आप 90 डेज में इलेक्शन ना करें। सर, इस बहरान पे जहां पर हम आज आके खड़े हो गए हैं, बड़ी रेलेवेंट डिबेट है ये, और ये इसको होना चाहिए। न्याजी साहब और अलीना, प्लीज एक सेकंड, न्याजी साहब काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। जी जी, देखिए मुख्तसर कि असल निज़ा आज शुरू नहीं, वजह निज़ा शुरू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर नहीं समझा गया, और किसने नहीं समझा? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने नहीं समझा, जहाँ 7 बेंच पे 7 ही जज ने लिखा कि मैंने नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं, जिसका तो पहली दफा उन्होंने इंटरप्रेट किया कि वोट भी काउंट नहीं होगा और आपका री इलेक्शन भी होगा, आपकी सीट से भी आप जाएंगे। उससे ये वजह निजात शुरू हुई। आज तो ये झगड़ा फैलते फैलते अभी नई जहत इख्तियार कर गई है, एक नए न्याजी साहब उससे नहीं फैला है। आ रही हूं मैं, न्याजी साहब उससे नहीं फैला। देखिए झगड़ा क्यों बढ़ा न्याजी साहब, झगड़ा क्यों बढ़ा? झगड़ा इसलिए बढ़ा, दूसरा पॉइंट सुन ले खान साहब, ये मुख्तसर रखिएगा। देखिए क्राइसिस ये है कि जो पीडीएम ने कह दिया आप असेंबली डिसॉल्व कर दे, या इमरान साहब कह रहे आप तोड़ दे, ये इशू नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक जिसको कहने थे आप एक दूसरे को जब टॉक शो में बैठे होते हैं तो आप उनको चैलेंज करते हैं या पारा उधर ले जाते हैं। साहब, ये झगड़ा इसलिए बढ़ा कि जैसी पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व हुई, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना वो किया कि इलेक्शन के 90 रोज में इलेक्शन होंगे। गवर्नर पंजाब ने अब वहां से इशू शुरू किया कि जी मैंने तो डिसॉल्व नहीं की असेंबली, तो मैं क्यों इलेक्शन की डेट दूं? सर, लेकिन वो जो असेंबली डिसॉल्व करने से पहले भी तो काफी कुछ हुआ था ना, और उसमें भी वही था कि किस तरह से वो इलेक्शंस हुए, सीएम का इलेक्शन जो हुआ था वो भी एक मुतनाज़ा बना रहा था। उसके बाद उसके 90 एक असेंबली तहलील होने के बाद तो 90 डेज क्लियर है ना, गलत है सही है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना। अच्छा भट्टी साहब, अभी जिस पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए हैं, ठीक है भट्टी साहब, अभी जिस पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए हैं, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हुक्म दिया है कि जी उसमें हालांकि बड़ा इबहम है, मैं चाह रही थी किसी कानूनी माहिर से भी हम पूछें, बट आपको इसका हल क्या निकलता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर फंड्स नहीं जारी करते, इलेक्शंस नहीं करवाते ये लोग हुकूमत, तो हम सड़कों पर आएंगे। क्या हल होगा इसका? आप किस तरह से इसको सॉल्व होते हुए देख रहे हैं?
मैडम शेख, फिर हम और बहसों में पड़ गए हैं। देखें, बहस ये नहीं है कि इस वक्त जो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करती है, एक हुक्म की बात कर रहा हूँ कि 21 अरब रुपए दें 2 सूबों के इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन कमीशन समरी भेजता है वजारत ख़जाना को, वजारत ख़जाना समरी भेजती है काबीना को, काबीना समरी भेजती है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट मुस्तरद कर देती है। 5 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, 3 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, 6 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, फंड्स का मामला मुस्तरद। अगर ये चाहें तो एक बड़ी खूबसूरत और बड़े ये करू लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंचे हुए हैं, आइन से भी चोर रास्ते निकाल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी पतली गलियां निकाल लेते हैं, पार्लियामेंट को खड़ा कर देते हैं। अब ये मामला, मेरा सिर्फ पॉइंट डेवलप होने दे प्लीज। ये सब अब मिसाल के तौर पे, अब मुझे एक सिर्फ बताएं कि जब आईने पाकिस्तान से ये भागेंगे, आईने पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, अगर ये पार्लियामेंट के पीछे छुपने में कामयाब हो जाते हैं, ये सब आइन, सर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह था, हुक्मनामों का, सर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह था, उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। अभी भी मौजूद है, सुन लेना, नहीं मसला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया, मेरी बात, सारे निजाम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। हम लाहौर हाई कोर्ट की माने, एक जुमला, हम सुप्रीम कोर्ट की माने, उस सुप्रीम कोर्ट के जिसके अपने जजेस इसके ऊपर तहफ्फुज़ात उठा रहे हैं, वही कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट भी वही कह रही है, आइन भी वही कह रहा है, सारे कुछ फिर भट्टी साहब करवाएं, भट्टी साहब, फिर भट्टी साहब अगर आइन भी वही कह रहा है, सिर्फ एक मिनट मजहर साहब, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये सब आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फैसलों, हुक्मनामों का तोड़ निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन ना करवाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी लाइन पे आ जाए जल्दी से। मुझे बताएं कि अब मुझे बताएं कि उससे अगला रास्ता क्या है, अगला क्या निगरान हुकूमतों का क्या होगा, आइंदा की कोई हुकूमत और अगर यही सारा रास्ता रूट लेगी तो क्या होगा। देखिए भट्टी साहब, भाई ये जवाब सुनने में बेनजीर के पास जाना है, जल्दी प्रोग्राम में बात सुन लिया। भट्टी साहब का वॉल्यूम प्लीज कम करें। अदालती बहरान भट्टी साहब, फिर भाई भट्टी साहब, भट्टी साहब प्लीज जवाब सुने, दूसरे की भी बात सुन लिया करें। जी मजहर साहब, देखिए भट्टी साहब, आती हूं एक सेकंड, दो चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। ठीक है, पहली चीज ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, उसकी इंटर कोर्ट अपील चल रही थी, उसके बाद सुओ मोटो बनता ही नहीं था। दूसरी जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि एक बिल जो है जो अभी कानून ही नहीं बना, आपने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन को आपने बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, उस पर मॉनिटरिंग जज बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के मेरे नुक्ते नजर से तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इनिशिएट तो फिर आप कह रहे हैं ना कि एक इदारे की तरफ से हुआ, यहाँ तक मामला ना पहुंचते अगर वहां से ना होता। बेनजीर अलीना, मैं जरा थोड़ा सा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बेनजीर पहले इमरान खान साहब इलेक्शन किससे मांग रहे थे? एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे थे, कहां गई सुप्रीम कोर्ट? ठीक है सर, इमरान खान साहब सर तो मौलाना फजलुर रहमान भी तो एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे थे ना, मौलाना फजलुर रहमान भी तो उधर ही जाके बैठे थे ना। ये सारे लोग ओके जेंटलमैन, आप दोनों का पॉइंट आ गया है। बेनजीर अलीना, मैं थोड़ा सा ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसके बारे में बात करना चाहूंगी। इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, उस पर मैं जरा मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई है। मैं माजरत के साथ आपको यहाँ पर कतई कलामी की माजरत बेनजीर, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में टाइम खत्म हो गया है। विल मेक श्योर दैट वी डिस्कस दिस अगेन एंड कॉल बेनजीर ऑन द शो। अभी आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।